हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमपीएस 003 की, जो कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। एमपीएस 001, 002 और 004 की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले अभी जिन बच्चों को एग्जाम है 5 जनवरी को, उनके लिए हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे एमपीएस 003 के, और उसके बाद हम 1, 2 और 4 से वापस कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो एमए पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी के जो ऑप्शनल जिन्होंने अपना पीएसआईआर चूज किया है, नेट जेआरएफ का एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो जून वाला या दिसंबर वाला या कोई भी, और अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे प्रोग्राम चाहे ऑनर्स, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये जो टॉपिक्स है ये कहीं और जाके ढूंढने ना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 है लेगेसी ऑफ नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट, राइट एंड पार्टिसिपेशन। इस यूनिट में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन को, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या फाउंडेशन रहा है, गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज को देखेंगे, कराची रेजोल्यूशन, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म की इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म है, साम्यवाद है, उसका आइडिया कहाँ से आया, गांधीयन इकोनॉमिक्स और गांधीयन सोशल फिलोसफी का नेचर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। द ट्राइबल स्टार्टेड डिफेंसिव मूवमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1857, but the peasant struggle occurred since late 19th century had a clear economic perspective। देखिए, जो इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हुए थे ना, जो पहला मूवमेंट या स्ट्रगल हुआ था वो ट्राइबल्स के द्वारा हुआ था। क्योंकि जो ट्राइबल्स होते थे ना, उनके लिए जो उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस होते थे, वैल्यूज होती थी, वो उनको भगवान के जितना ही मानते थे। तो इसीलिए ट्राइबल्स ने फर्स्ट टाइम अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने बचाव के लिए डिफेंसिव मूवमेंट स्टार्ट करा ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में, जो कि पॉलिटिकली थोड़ा पर्सपेक्टिव से हम उसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब हम जो भी मूवमेंट या स्ट्रगल या पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे वो सभी हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बट द पीजेंट स्ट्रगल अकर्ड सिंस लेट 19th सेंचुरी हैड अ क्लियर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। लेट 19th सेंचुरी में जो पीजेंट स्ट्रगल हुआ था वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की वजह से हुआ था। क्या था वो पीजेंट स्ट्रगल, कैसे हुआ था, वो अब हम देखते हैं। अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अगेंस्ट लैंड ओनर्स लाइक द जमींदार्स एंड मौजदार्स। तो देखिए, मैं आपको कहानी बताती हूँ हुआ क्या था। उस टाइम पे जो पीजेंट्स थे ना, उनको टैक्स पे करना पड़ता था। किसको? जमींदार्स और मौजदार्स को। और जो जमींदार्स होते थे वो किसको फिर टैक्स पे करते थे? ब्रिटिशर्स को। अब यहाँ पे देखिए, जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, उन्होंने जमींदार्स को दी हुई थी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी नहीं दी थी, उसकी लिमिट दी थी। तो जो जमींदार्स होते थे उनको ब्रिटिशर्स को ना वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता था। अब उनके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो वो जमींदार अपनी जेब से पैसा दे, या फिर तो वो जो बेचारे फार्मर्स और पीजेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करके उनसे पैसा लेके और तब वो टैक्स आगे भरे। तो क्योंकि जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था उसमें इतना ज्यादा हाई टैक्स था कि जो पीजेंट्स थे उन सबको स्ट्रगल करना पड़ा, मूवमेंट करना पड़ा। किसके खिलाफ? जमींदार्स और मौजदार्स के खिलाफ, जो कि क्या करते थे? हाई टैक्स लिया करते थे। आफ्टर 1858, when Britishers took over the control of India completely, then many organizations and movements start building. Even the landlord also formed their own organization and demand for reduction of revenue। देखिए, 1858 के बाद जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरे भारत के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया था, तो उस टाइम पे बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस, मूवमेंट, स्ट्रगल है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि अभी तक तो कंपनी का रूल था, लेकिन अब तो सीधा जो ब्रिटिश सरकार है वो यहाँ पे रूल करने वाली है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हुई, बनी, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। वहीं पे जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने भी अपनी एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिनकी डिमांड थी रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है, उसको रिडक्ट किया जाए, रिड्यूस करा जाए, कम किया जाए। बहुत हाई टैक्स ये लोग ले रहे थे ना फार्मर्स से, इतना तो भाई वो कमाते भी नहीं है जितना उन्हें देना पड़ रहा था। लीडर्स लाइक दादा भाई नारोजी, एम जी रानाडे
and R.C. Dutt starts critique the colonial economic exploitation and argue that is the main reason of poverty in India and it must be removed. देखिए जो हमारे ये जो हम 3 नाम पढ़ रहे हैं ना, ये वो हमारे पहले लीडर्स थे जो सामने आए और जिन्होंने आवाज उठाई. किसके खिलाफ आवाज उठाई? कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के. मतलब जो दादा भाई नारोजी थे, एमजी रेनाडे थे और आरसी दत्त थे, इन्होंने बोला कि भारत में अगर पॉवर्टी है, इफ देयर इज अ पॉवर्टी इन इंडिया, तो जो मेन रीजन है वो क्या बताया था इन्होंने? कॉलोनियल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. जो ब्रिटिशर्स हैं ये जो हमें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स को, पीजेंट्स को, ट्राइबल्स को, इन सबको यही कारण है भारत में गरीबी होने का. और अगर हमें गरीबी हटानी है तो हमें इन्हें यहाँ से हटाना होगा. नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आई होप अभी तक जो हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा कि इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स थे वो स्टार्ट हुए कैसे? ट्राइबल्स के द्वारा. उसके बाद जो पीजेंट्स थे उन्होंने स्ट्रगल करा. क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो ये ब्रिटिशर्स थे उनसे हाई टैक्स वसूल कर रहे थे. अब देखते हैं कि जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फाउंडेशन कैसे हुआ, वो कैसे बनी. इन 1885 द एजुकेटेड एलीट फॉर्म द आईएनसी. तो देखिए 1885 के अंदर जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी फाउंडेशन हुई. किसके द्वारा? जो एजुकेटेड एलीट यानी कि पढ़े लिखे अमीर जो उस टाइम के लोग थे उनके द्वारा. द डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द. और जैसे ही आईएनसी फॉर्म हुई तो ये जो एजुकेटेड एलीट थे ना, इन्होंने किस चीज की डिमांड रखी? फर्स्ट, वो चाहते थे इंडियंस को देखना सीनियर गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि जो सीनियर यानी जो बड़े लेवल के जो गवर्नमेंट सर्विसेज थे उनके अंदर वो भारतीय को देखना चाहते थे. लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर देखना चाहते थे. बाय द आईसीए ऑफ 1861. आईसीए का मतलब है यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये था कि जो इंडियंस हैं उन्हें भी हम देख सकते हैं जो ये सारी पोस्ट हैं, लेकिन ये सिर्फ वहां पे लिखा हुआ था, ये चीजें प्रैक्टिस नहीं हो रही थी. तो जो आईएनसी फॉर्म हुई 1885 में, क्योंकि वो पढ़े लिखे और अमीर घराने से लोग थे, तो वो चाहते थे कि जो सीनियर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, यहाँ तक कि दे ऑल्सो आस्क फॉर इंडियन एक्सेस टू इंडियन सिविल सर्विसेज. वो चाहते थे कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है वो इंडिया के अंदर हो और इन लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए. तो आईएनसी ने बनते ही किस चीज की डिमांड करी? सीनियर गवर्नमेंट सर्विसेज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों को देखने की. अब देखते हैं, देखिए आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी. किस सेंस में बटी हुई थी? 2 लोग थे जो आईएनसी के अंदर काम करते थे. पहले थे मॉडरेट्स, दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट. नाम से पता चल रहा है कि जो मॉडरेट्स थे वो बिलीव करते थे कि अगर हमें कोई बात मनवानी है सरकार से तो हम पिटिशन दे सकते हैं, या फिर हम प्रे कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, भैया हमारी बात मान लीजिए, या फिर तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं. लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनका मानना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो हमें मिलिटेंट मेथड ही अपनाना होगा और डोमिनेशन के खिलाफ सेल्फ रिलायंस यानी हमें खुद की मदद करनी होगी, हमें आवाज उठानी होगी, भले हम उसके लिए मिलिटेंट मेथड अपनाना पड़े. कुछ मतलब थोड़े एग्रेसिव नेचर के लोग थे, कुछ पीसफुल नेचर्स के. They did not take up the issue of worker and farmer peasants because of considering them as local issue. On the other hand, they added labor leaders with them. देखिए जब आईएनसी बनी थी ना, तो हमने अभी क्या देखा था, आईएनसी की बनते क्या डिमांड थी? पहली डिमांड कि सीनियर गवर्नमेंट सर्विसेज में वो भारतीयों को देखना चाहते हैं, उनको जगह चाहिए. दूसरा, लेजिस्लेटिव बॉडीज में जगह चाहिए. और तीसरा, इंडियन सिविल सर्विसेज में जगह चाहिए. लेकिन इतने सारे जो मूवमेंट्स हो रहे थे, फार्मर्स मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, लेबर्स जो मूवमेंट्स कर रहे थे, उन सबका मुद्दा उन्होंने ये कह के नहीं उठाया कि जो पीजेंट और फार्मर्स और वर्कर्स हैं इनके जो इशू हैं वो लोकल इशू हैं. और हम बात कर रहे हैं सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, सेंट्रल इश्यूज के बारे में. लेकिन ये जो वर्कर, फार्मर, पीजेंट है, इनकी जो आप बोल सकते हो ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी. तो कांग्रेस को यहाँ इसमें फायदा लगा कि इन्होंने इनके इश्यूज को ना उठा के इनके जो लीडर्स थे उनको अपने साथ में ला लिया था, ताकि इनको इन सब का भी सपोर्ट मिल सके. तो ऐसे कुछ फाउंड हुई थी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस. आगे देखते हैं. इन 1893 दे डिमांड फॉर यूनिवर्सल लॉ इन टर्म्स ऑफ फार्मिंग टू सेव लैंड होल्डर्स फ्रॉम द हरासमेंट ऑफ गवर्नमेंट. 1893 में डिमांड करी गई एक यूनिवर्सल लॉ बनाने की. किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा. आईएनसी
ने डिमांड करी कि यूनिवर्सल लॉ बनाया जाए, मतलब कि पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर एक ही कानून हो जो जितने भी लैंड होल्डर्स हैं उन सबके ऊपर लागू हो, ताकि देश के किसी भी कोने में ये जो ब्रिटिशर्स हैं या ये जो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है ये लोगों को या फार्मर्स को या पीजेंट्स को हरास ना कर सके। In 1896, Dr. Annie Besant, founder of Indian Home Rule League and the leader of INC, drafted a Constitution of India bill demand for, देखिए डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो लीडर थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और इंडियन होम रूल लीग की फाउंडर भी थी। 1896 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जिसमें इन्होंने डिमांड करी किसकी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि लोग को बोलने की आज़ादी चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी की आज़ादी दी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की आज़ादी, मतलब दी नहीं, डिमांड करी। वर्क इन पब्लिक ऑफिसेज, लोगों मतलब भारत के जो लोग हैं उनके पास भी राइट होना चाहिए कि वो पब्लिक ऑफिस में काम करें। राइट टू क्लेम पिटिशन एंड कंप्लेन, कि अगर जो ये ब्रिटिशर्स हैं ये किसी के साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं तो वो जो लोग हैं वो पिटिशन, क्लेम या कंप्लेन कर सके। और नेक्स्ट है राइट टू पर्सनल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इन 1918 Montague-Chelmsford report introduced at special session in Bombay in which Congress demand for among थिंग्स सच एज, देखिए अभी जो हमने देखा था ना एनी बेसेंट ने जिस चीज की डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्राफ्ट दिया था उसमें सेम वही डिमांड्स दोबारा दोहराई गई, जो कि बॉम्बे में एक स्पेशल सत्र हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था जिसमें एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस करी गई जो कि थी मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसमें डिमांड करी गई थी राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रेस एंड एसोसिएशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सेट्रा, जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी वो सभी। उसके बाद अगेन इन 1925 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय एम.के. गांधी prepared a Commonwealth Bill of India, demands for self government for Indian and also among said rights। देखिए उसके बाद फिर से 1925 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी उसको चेयर किया गया किसके द्वारा, एम.के. गांधी यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें एक और रिपोर्ट तैयार करी गई कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया के नाम से। फिर से जो सेल्फ गवर्नमेंट है इंडियंस के लिए डिमांड करी गई कि इंडियन जो है वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, हमें मतलब ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं है। और जो भी ऊपर ये राइट्स मांगे गए थे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और एनी बेसेंट के द्वारा, वो सभी राइट्स हमें मिलने चाहिए। उसके बाद अगेन द मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट ऑफ 1928 इनकॉर्पोरेटेड ऑल दिस डिमांड्स एंड एडेड द राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स टू रिट ऑफ हैबिस कॉर्पस। देखिए उसके बाद जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी 1928 में, जिसमें अभी तक जो हमें अच्छा देखिए आपको लग रहा होगा बार बार ही क्यों ये कमेटी बन रही थी ना सेम चीजों की डिमांड के लिए, तो हो ऐसे रहा था कि हर बार जब भी सेशन होता था सेम चीज की डिमांड की जाती थी, लगता था कोई चीज नहीं हमें मिल रही है तो दोबारा डिमांड करी जाती थी, उसमें चीजें ऐड कर दी जाती थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार सुन तो वैसे भी नहीं रही थी, तो इसलिए बार बार ये जो मीटिंग्स और सेशंस थे ये किए जा रहे थे। तो जो मोतीलाल नेहरू कमेटी थी उन्होंने 1928 में एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें उन्होंने ये जो सभी ऊपर डिमांड्स की गई हैं इन सभी डिमांड्स के साथ साथ हैबिस कॉर्पस यानी कि जो रिट हमने पढ़ा है ना, हैबिस कॉर्पस यानी कि आप सभी मतलब किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी नहीं होगी, छुआछूत बोलते हैं ना वो नहीं होगी, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाएगा, या फिर भी किसी रिलीजन या किसी की कास्ट इन चीजों को मतलब लेके इन चीजों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और आप सभी के राइट्स को सिक्योर करने के लिए इन सब चीजों के लिए ये रिपोर्ट जो थी वो आई थी। So all these demands had economic implications. गांधी brought the common people into national politics। देखिए जो गांधी थे उन्होंने मेन काम क्या किया था, वो लोगों को नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लेके आए थे, और अभी तक हमने जितनी भी डिमांड्स देखी सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हमें पर्सपेक्टिव दिखाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको जरूर देखिएगा। जो गांधी है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में। फर्स्ट है, पहले हम इसको रीड कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये तीनों बहुत डिटेल में समझा दूंगी, इतना इनफ डिटेल कि आपके एग्जाम में आपकी हेल्प हो जाए। द अर्लीस्ट गांधीयन एक्टिविटी इन द सोशल इकोनॉमिक फील्ड वर हिज विजिट टू चंपारण इन बिहार टू सेव द पीजेंट्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। तो देखिए जो गांधी जी है इनकी जो पहली सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी भारत के अंदर
वो था चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किस लिए हुआ था, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे जो पीजेंट्स थे उनको बचाने के लिए। अब ये क्या है वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। दूसरा किया था इन्होंने पीजेंट सत्याग्रह एट खेड़ा इन गुजरात अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा किया था इन्होंने गुजरात के खेड़ा में, किसके खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो हाई रेवेन्यू डिमांड था ना, जो टैक्स वाली हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, उसके खिलाफ। सेकेंड इन्होंने किया था हिज इंटरवेंशन इन द लेबर डिस्प्यूट इन द साराभाई टेक्सटाइल मिल एट अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो साराभाई टेक्सटाइल मिल है वहां पे मूवमेंट किया था। अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो पहला है बिहार के चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, तो उसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। और फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों बोलते हैं, देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है कि डिसओबे करना, किसका, जो रूल्स बनाए गए हैं उनका। तो जब जो ब्रिटिशर्स थे उनको पता चल गया था कि अब यहाँ पे ये जो गांधी जी हैं ये आने वाले हैं, मूवमेंट स्टार्ट होने वाला है, तो उन्होंने उस यहाँ पे चंपारण में आने के लिए गांधी जी के ऊपर बैन लगा दिया था। बट उसके बाद भी गांधी जी वर्कर्स के सपोर्ट में यहाँ पे आए थे, तो इसलिए इसको नाम दिया गया था पहला, यानी कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो कि बेसिकली था क्या, इन शॉर्ट में देखते हैं। जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था। क्यों इनवाइट किया था, हुआ कुछ ऐसे था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने जो पीजेंट्स और फार्मर्स थे उनको फोर्स किया था इंडिगो उगाने के लिए, जिसको बोलते हैं 3 काठी सिस्टम। 3 काठी सिस्टम का मतलब है जो 3/20 लैंड है उस पे इंडिगो यानी कि नील की खेती करी जाएगी। लेकिन जो पीजेंट्स थे वो नहीं करना चाहते थे। जो पीजेंट्स थे वो ये कहते थे कि जब नील की खेती करते हैं ना, उसके बाद वो जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाता है, वो उपजाऊ नहीं रहता है, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, उस पर हम किसी और चीज की खेती नहीं कर सकते। और इसी कारण से जो वो फार्मर्स और पीजेंट्स थे वो खेती नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो ये ब्रिटिशर्स है ये इनको क्या करते थे, इंडिगो उगाने के लिए फोर्स करते थे। इसीलिए जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया और फिर वहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अगला हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था इसको बोलते हैं पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जो कि हुआ था 1918 में। तो देखिए समझते हैं था क्या, तो एक ना रिवेन्यू कोड सिस्टम था जिसको रियोतवाड़ी सिस्टम बोलते थे। रियोतवाड़ी सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जो भी ये किसान है ना, फार्मर्स और पीजेंट्स, इनको जब भी प्रॉफिट होगा तो 1/4 जो इनका प्रॉफिट है वो ये सरकार को देंगे। और अगर इनको प्रॉफिट या फिर जो क्रॉप है इनकी अच्छी फसल जो है वो अच्छी नहीं रहेगी तो ये कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, 1918 में ड्रॉट पड़ी, यानी कि सूखा पड़ गया 1918 में। तो जो भी किसानों की फसलें थी वो सब फेल हो गई, नहीं उग पाई ठीक से। तो किसानों को प्रॉफिट क्या, जो नॉर्मल फसलें थी वो तक इनकी नहीं उग पाई थी। उसके बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको फोर्स कर रहे थे कि टैक्स भरो भरो भरो। तो उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी को बुलाया गया और बताया गया कि हमारी जो फसल है वो खराब हो चुकी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे टैक्स भरें। तो वहां पे हमारा होता है खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा था ये साराभाई टेक्सटाइल मिल एट अहमदाबाद, ये देखते हैं। तो ये थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। बेसिकली हुआ क्या था, उस टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो एक बीमारी फैल गई थी प्लेग नाम की, ठीक है, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। और जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ भी देख रहे थे और वहां भी। तो वहां पे जो उनको रिसोर्सेज हो रहे थे, रिसोर्सेज सारे पहुंच रहे थे इंडिया से। तो जो इंडियन मील वर्कर्स थे वो यहाँ से दवाइयाँ हो गई या इंस्ट्रूमेंट या मतलब जो भी चीजें थी, इंडिया के जो मिल वर्कर्स थे वो वहां पे भिजवा रहे थे। तो इससे जो इंडिया के मिल वर्कर्स थे उनको बहुत फायदा हुआ था। वर्कर्स ने देखा भाई इनको तो बहुत फायदा हुआ है, तो वर्कर्स ने डिमांड करी हमारी जो सैलरी है वो बहुत कम है, 35% वो बढ़ा दी जाए। लेकिन जो मिल वर्कर्स थे वो सिर्फ 20% ही देने को तैयार थे। तो गांधी जी को बुलाया गया और बोला गया कि देखिए ये सिर्फ जो मिल ओनर्स हैं ये सिर्फ 20% हमारी सैलरी हमें दे रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं कि 35% बढ़ा दीजिए, तो ये नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। आई होप आपको सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा स्ट्रगल और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं
गांधीज मोरल प्रेशर रिजल्टेड इन अ हैप्पी एंडिंग ऑफ डिस्प्यूट। और गांधी का जो ये रोल था ना इन तीनों में, मूवमेंट और स्ट्राइक का, इसने क्या करा, इन सारे ये जो डिस्प्यूट्स है इनको रिजॉल्व कर लिया एक हैप्पी एंडिंग के साथ। फर्स्ट टू इज रिलेटेड विद एग्रीगेरियन इकोनॉमी, हमने देखा ना जो बिहार और गुजरात में था ये एग्रीगेरियन इकोनॉमी से रिलेट करता है। और थर्ड रिलेट करता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट है गांधी सब्सटेंस ऑफ स्वराज। तो स्वराज का मतलब क्या था, सेल्फ प्लस रूल, यानी कि सेल्फ रूल यानी कि खुद का रूल। तो 19 दिसंबर 1929 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने लाहौर सेशन में डिक्लेयर किया क्या, पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण रूप से पूरी तरीके से सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज। कब डिक्लेयर हुआ था, 1929 में लाहौर सेशन में। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सपोज टू बी सेलिब्रेटेड, यानी कि इन लोगों ने ये अनुमान लगा लिया था आईएनसी ने कि भाई 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे, हम अपना फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि हमें इस टाइम तक तो आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा इन्होंने सोचा था, ऐसा हुआ नहीं था, आज़ादी उस टाइम पे हमें नहीं मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद गांधी के क्या परसेप्शंस थे। तो गांधी ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, टोटल प्रोहिबिशन करेंगे, रिडक्शन ऑफ पाउंड रुपी एक्सचेंज। देखिए उस टाइम पे जो पाउंड रुपी एक्सचेंज होता था वो होता था आपका 1 शिलिंग 6 पेंस, और गांधी जी चाहते थे कि उसको रिडक्ट किया जाए और कितना किया जाए, 1 शिलिंग 4 पेंस। उसके बाद थर्ड थी रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, की जो लैंड रेवेन्यू यानी कि इतना हाई टैक्स से ले रहे थे उसको 50% तक कर दिया जाए, और सॉल्ट टैक्स को हटा दिया जाए, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको 50% कर दिया जाए, और रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड सर्विसेज, मतलब जो ऐसी ग्रेड सर्विसेज है जिनको बहुत ज्यादा पे स्केल था जिनका, उनको कम कर दिया जाए, ऐसे कोई डिमांड इसमें करी गई। नेक्स्ट है द कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस। द कराची रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस देखते हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन ऑफ AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज पास्ड इन 1931. In this resolution, they came along with some basic values like universal adult franchise, the right to freedom, equality, the protection of right of minority. The resolution for the first time put forward a list of socio-economic principles. देखिए जो कराची सेशन हुआ था वो 1931 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा पास किया गया था। जो कराची रेजोल्यूशन था वो पास किया गया था 1931 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिसमें क्या था, ये आए थे कुछ बेसिक वैल्यूज को लेके, जैसे कि ये चाहते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18+ आप होने के बाद वोट दे सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, प्रोटेक्शन, जो माइनॉरिटीज थे उनके राइट्स की प्रोटेक्शन। तो इन सब चीजों की इन्होंने उस टाइम पे डिमांड करी थी। नेक्स्ट द रेजोल्यूशन, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें जो समाज में जो सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। वरना अब तक क्या चलता था, मूवमेंट, स्ट्रगल, स्ट्राइक, ये सब चलता रहता था ना। पहली बार इस रेजोल्यूशन में सोशल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, और की भी क्यों गई थी, क्योंकि इससे ठीक 1 हफ्ता पहले जो भगत सिंह जी थे, सुखदेव जी थे और राजगुरु जी थे, उन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और ऐसा माना गया था कि जो गांधी जी थे अगर वो पीछे ना हटते तो उसे रोका जा सकता था। इस चीज को लेकर लोगों के मन में काफी गुस्सा था। तो जब कराची सेशन में ये सब लोग जा रहे थे, जो भी ये लीडर्स थे, तो लोगों ने इनको पूरे रास्ते ब्लैक फ्लैग्स दिखाए थे। तो अब लोगों को क्योंकि खुश भी करना था तो कराची रेजोल्यूशन में ये सारी चीजें लेकर आए थे। सम अदर प्रिंसिपल्स लाइक, और कुछ और चीजें थी जैसे कि लिविंग वेज, हेल्दी कंडीशंस ऑफ वर्क, और जो लेबर है उसके लिए लिमिटेड आवर करना, शायद 8 घंटे या 6 घंटे होता है ना, नहीं 8 घंटे होता है ना लेबर्स के लिए, जो काम करने का जो टाइम लिमिट दी गई है, पूरा टाइम नहीं करा सकते ना 12 घंटे। और चाइल्ड लेबर जो था माइंस और इंडस्ट्रीज में, उस फैक्ट्रीज में, उसको बैन कराना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को कम करना, जो इंटॉक्सिकेबल ड्रिंक और ड्रग्स थे उनको टोटली प्रोहिबिट कर देना, बिल्कुल बैन लगा देना, बंद कर देना। और जो स्टेट का कंट्रोल है, जैसे कि जो स्टेट है उसके हाथ में कंट्रोल की रहनी चाहिए, किसकी, मिनरल रिसोर्सेज की, रेलवे, वाटरवे, रोडवे, इंडस्ट्री सर्विसेज, सब कुछ मतलब यहाँ पे अब स्टेट के हाथ में रहना चाहिए, ताकि जो स्टेट है वो अपने हिसाब से चलाए। ये था कुछ कराची रेजोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। भारत के अंदर जो सोशलिज्म का आइडिया था ये आया कहाँ से था।
द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन अक्टूबर 1917 क्रिएटेड एन इंटरेस्ट इन सोशलिज्म इन इंडिया। देखो जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन था ना अक्टूबर 1917 में, उसने भारत के अंदर ये जो सोशलिज्म था, समाजवाद था, इसकी आप कह सकते हो ईंट रखी थी, बुनियाद रखी थी। कैसे लोग मतलब इंडिया के अंदर भी इस चीज को लेकर इंटरेस्ट कैसे बढ़ा था। और स्मॉल सोशलिस्ट ग्रुप एमर्ज इन द अर्बन सेंटर। देखो भारत में ना फिर छोटे छोटे ग्रुप्स हमें देखने को मिल गए थे जो कि सोशलिस्ट ग्रुप बन चुके थे, सोशलिज्म के सपोर्ट में आ गए थे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5-year प्लान बाय यूएसएसआर इन 1934 क्रिएटेड एन एंथुसियाज्म फॉर प्लानिंग इन इंडिया। यूएसएसआर में जो 5-year प्लान था, जब वो कंप्लीट हो गया था 1934 में, तो इंडिया में भी फिर जरूरत देखी गई कि यहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ प्लान करना चाहिए। In 1934, the Congress Socialist Party formed within the Congress. कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बनती है जो कि होती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ऑफ कोर्स कांग्रेस के अंदर जो सोशलिज्म के सपोर्टर्स थे उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। कब? 1934 में। उसके बाद 1935 में एक और पार्टी बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन इस पार्टी को बनते ही इमीडिएटली बैन कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। Then the communists started working under the Congress Socialist Party. उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया तो इन्होंने किसके अंदर काम करना शुरू कर दिया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर। जवाहरलाल नेहरू supported socialism and in 1928 during his address in Lucknow session of INC said the only solution of world's problem and of India's problem lies in the socialism. जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म को सपोर्ट करते हुए आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन था, लखनऊ सत्र था, उसमें इनको प्रेसिडेंशियलशिप मिली थी। तो उसमें ये अपना स्पीच दे रहे थे, एड्रेस कर रहे थे। उस टाइम इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया की और भारत की सभी प्रॉब्लम्स का, सभी परेशानियों का एक ही जो है सुझाव है या फिर एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है? सोशलिज्म। कि अगर हम सब समाजवाद को अपना ले, सोशलिज्म को अपना ले। बेसिकली सोशलिज्म होता क्या है? जब जो स्टेट होता है उसके हाथ में सारी पावर होती है और पब्लिक ओनरशिप पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये कैपिटलिज्म के खिलाफ होता है। अब देखते हैं द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स। द नेचर ऑफ गांधीयन इकोनॉमिक्स हैज बीन बेस्ड ऑन द सेल्फ सफिशिएंसी, नॉन वायलेंस एंड ह्यूमन वैल्यू। द प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन ट्रस्टीशिप, strategy combined with sacrifice, truth, incorporation. Basically, Gandhi's economic ideas evolved from his idea Hind Swaraj written in 1907 and he opposed exploitation and deprivation of common means of people. देखिए जो गांधीयन इकोनॉमिक्स है ना, जब हम बात करते हैं कि गांधी जी का कैसा नेचर था इकोनॉमीज को लेके, तो वो सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर ध्यान ज्यादा देते थे, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के खिलाफ थे, वो अहिंसा को सपोर्ट करते थे, ह्यूमन वैल्यूज को सपोर्ट करते थे। और गांधी की जो इकोनॉमी थी वो ट्रस्टीशिप के ऊपर थी, मतलब कुछ ऐसा कि गॉड ने जो ओनर्स हैं उनको ट्रस्टी बनाया है कि जो वो लेबर्स हैं वो उनके बारे में भी सोचें, ठीक है। और ही स्ट्रैटेजी, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बात करती थी सेक्रीफाइस के बारे में, ट्रूथ के बारे में, कॉर्पोरेशन के बारे में। बेसिकली जो गांधी के जो इकोनॉमिक आइडियाज थे वो हमें देखने को मिलते हैं हिंद स्वराज, जो कि 1907 में लिखी गई। ही अपोज्ड एक्सप्लॉयटेशन, ये खिलाफ थे जो भी लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन हो या टैक्स को लेके हो, चाहे फार्मर्स को फोर्स करना हो, इन सभी चीजों के खिलाफ थे गांधी जी। लास्ट है द गांधीयन सोशल फिलोसफी। सो गांधी बिलीव दैट द कोर ऑफ एवरी रिलीजन वाज ट्रुथ मीन सत्य एंड नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। गांधी जी का यह मानना था कि कोई भी धर्म हो उसका जो कोर होता है वो होता है ट्रुथ यानी सत्य के ऊपर बेस्ड, और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा को अपनाना। डिस्पाइट हिज बिलीफ इन हिंदुइज्म, गांधी वाज अगेंस्ट मेनी सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू एंड सॉट टू रिफॉर्म द रिलीजन। जो गांधी जी थे वो हिंदुइज्म के मतलब मानते भी थे लेकिन खिलाफ ज्यादा थे। ये बोलते थे कि जो हिंदूज है ना उनमें कुछ सोशल प्रैक्टिसेस ऐसी है जिसको हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, तो फिर ये हमारे रिलीजन में बहुत सारे रिफॉर्म्स करना चाहते थे। ही बिलीव्स इन सर्वोदय, ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में भी देखने को मिलेगा कि गांधी जी बात करते थे सर्वोदय। सर्वोदय यानी कि सबका भला, यानी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। ही एम टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ही कॉल्ड द हरिजन, नाउ कॉल्ड दलित। वो चाहते थे कि जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म कर दिया जाए। हरिजन होते हैं, दलित होते हैं, इनके खिलाफ जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी उस सबको खत्म कर दिया जाए। सो हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है और आपको अच्छी लगी है
तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी और वीडियोस के लिए कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्टडीओटिक। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो।